दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि मौसी और भतीजे का भांजे का जो रिश्ता होता है वो एक माँ और बेटे के जैसा रिश्ता होता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में लोगों की सोच में इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है कि लोग जो है वो अपने रिश्तों की मर्यादा ही भूल चुके हैं। अब दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी लड़के के बारे में कहानी सुना रही हूँ जिस लड़के की अगर उम्र की बात की जाए तो लगभग दोस्तों उम्र जो है वो 22 साल की होती है। और दोस्तों, उस लड़के का नाम जो है विशाल होता है। अब दोस्तों, जो विशाल होता है वो पिछले 2 सालों से दिल्ली में रह करके अपनी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयार कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये आज से लगभग 1 महीने की पहले की बात होती है। ये जो संजू होता है, इसके मामा के लड़के की शादी होती है, जिसमें संजू जो है वो दिल्ली शहर से अपने मामा के लड़के की शादी में आया हुआ था। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये संजू होता है वो उसकी मुलाकात वहीं पर हो जाती है उसकी मौसी से। और अगर जिस महिला की उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र जो थी वो लगभग 30 साल के करीब होती है। और दोस्तों, वो जो महिला होती है वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखा करती थी। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जब संजू अपनी मौसी की खूबसूरती को देखता है और काफी दिनों के बाद जब उसकी अपनी मुलाकात मौसी से होती है तो फिर ये जो लड़का होता है वो अपनी मौसी के देखने के बाद उनका ही दीवाना हो जाता है। लेकिन संजू की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपनी मौसी से कुछ कह सके। और फिर दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन वहां पर रुकने के बाद जो ये संजू होता है, तीसरे दिन उसके मामा के पास कुछ बकरियां होती है जिन्हें चराने के लिए संजू जो है वो अपनी मौसी के साथ जंगल में चला जाता है। और फिर वहां पर जाने के बाद ये लड़का खुद को रोक नहीं पाता है और फिर वो अपनी मौसी से ये भावनाओं को भी नहीं बता पाता था। और फिर ये लड़का जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर ये मामा की बकरी के पकड़ करके उसके साथ ही वो गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये सब जो संजू की मौसी होती है वो इसे करते हुए देख लेती है। और फिर क्या होता है कि दोस्तों, जो उसकी मौसी होती है वो संजू के पास जाती है और फिर उसके बाद वो संजू से कहती है कि जो काम तुम इस बकरी के साथ कर रहे हो वही काम तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर लेते हो। और फिर दोस्तों, जो ये संजू होता है वो उन दोनों के ही साथ, यानी कि वो अपनी मौसी के साथ कुछ ऐसा काम करता है कि जब आप सुनेंगे दोस्तों तो फिर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आखिर आगे क्या हुआ सारी सच्चाई जानने के लिए बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस कहानी को बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी ये कहानी। तो दोस्तों, चलिए आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान से होती है। अब क्या होता है दोस्तों कि राजस्थान में ही एक छोटा सा गांव होता है और जिस गांव का नाम पांडा होता है और उसी गांव के अंदर दोस्तों जन्म हुआ था इस संजू नाम के लड़के का। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये जो संजू होता है वो एक ऐसे घर में उसका जन्म हुआ था जो कि संजू की माँ होती है वो उसके जन्म के 2 साल के बाद ही वो इस दुनिया से चली जाती है। और फिर जो ये संजू होता है वो अब अपने पापा के साथ रहने लगता है। संजू का जो पालन पोषण था वो संजू के ही पापा ने किया था, यानी कि जो संजू के पापा थे वही उसके लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभा रहे थे। अब दोस्तों, संजू को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होने दिया, बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि जो उसकी माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीत रहा था और जो ये संजू होता है धीरे धीरे उम्र के साथ बड़ा भी होने लगता है। अब दोस्तों, संजू के पापा के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि जो ये संजू के पिता होते हैं वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सुबह से शाम तक मजदूरी किया करते थे और जो पैसे ये मजदूरी मेहनत करके कमाया करते थे उन्हीं पैसों से ही अपने घर का खर्चा भी चला रहे थे। अब दोस्तों, संजू को ये पता था, जब वो समझदार हो चुका था तो उसे पता था कि जो उसकी माँ है वो इतनी छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चली गई थी छोड़ करके। और अब उसका पालन पोषण सारा अकेले उसके पिता ने ही किया है और उसे अपनी गरीबी के भी बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था। इसीलिए दोस्तों, संजू ने बहुत ही अपने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और वो शुरू से ही अपने पढ़ाई पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगा था कि फिर ये जो लड़का होता है दोस्तों, अपने स्कूल में जिस स्कूल में ये पढ़ाई किया करता था उस स्कूल का ये टॉपर बना था दोस्तों। अब स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, जितनी भी महिला टीचर थी, वो सभी जो टीचर्स थे वो संजू के पापा से जब भी मुलाकात करते थे तो उनसे यही बात कहा करते थे कि आपका जो बेटा है वो पढ़ने में बहुत ही तेज है और इसीलिए इस लड़के की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी मत आने दीजिएगा। अब दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि माता पिता को तो ये सपना होता ही है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बनाए
और उनका जो बच्चा है वो जिंदगी में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि माता पिता ही एक ऐसे जो आपका इतना भला चाहते हैं। अब इसी चीज को देखते हुए जब संजू के पिता के पास ये खबर आती थी तो फिर जो संजू के पिता होते हैं वो और भी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाने शुरू कर देते हैं और अपने बच्चे की जो स्कूल है वो भी चेंज करवा देते हैं। अब उसके एक बड़े स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं और फिर जो ये संजू होता है वो भी अपने पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान देता था, बिल्कुल ही फोकस बना हुआ था। यानी कि दोस्तों संजू भी एक अच्छा लड़का बन चुका था। लेकिन दोस्तों ये लड़का जैसे ही अब 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करता है और 12वीं कक्षा के पास करने के बाद जैसे ही संजू अब कॉलेज लाइफ में जाता है, यानी कि जब इसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि कॉलेज में तो सभी लोग बराबर के होते हैं, बराबर उम्र के लड़के और आगे पीछे उम्र से बड़े छोटे भी बच्चे होते हैं। अब दोस्तों कॉलेज के अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं टीचर्स का डर जो है वो स्टूडेंट के मन से खत्म हो जाता है। जब ये संजू नाम का लड़का एडमिशन अपने कॉलेज में करवाता है तो कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जो लड़का होता है वो अपने कई सारे दोस्तों को भी बना लेता है, कई सारे लड़कों और लड़कियों दोनों से ही अपनी दोस्ती जो है वो बहुत बढ़ा लेता है। क्योंकि संजू के दोस्त इसीलिए भी ज्यादा बने थे क्योंकि स्कूल में भी कहीं ना कहीं जो संजू की बातें थी, जो उसका तेज दिमाग था वो चर्चा में था कि ये लड़का जो है वो बहुत है, अच्छा है, पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट है और इसीलिए हर चीज में संजू को ही सबसे आगे खड़ा किया जाता है। और धीरे धीरे वो कॉलेज में भी इतना ही ज्यादा फेमस हो गया था और इसी वजह से दोस्तों संजू के कॉलेज में, जिस कॉलेज में वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसी कॉलेज की कई लड़कियां संजू को पसंद भी करने लगी थी और वो लड़कियां जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे अपने प्यार प्रेम जाल में फंसाना भी चाहती थी और सिर्फ फंसाती ही नहीं बल्कि उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी कई हथकंडे अपनाती थी। अब जब ऐसा सब कुछ होने लगता है तो दोस्तों क्या होता है कि जो ये संजू होता है उसका भी मन जो है वो अब उन लड़कियों की तरफ भटकने लगता है, ज्यादा ही कुछ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक कविता होती है जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 19 साल के करीब होती है। जब संजू की मुलाकात कविता से होती है तो फिर क्या होता है दोस्तों कि जो फिर ये कविता होती है वो संजू को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। और फिर दोस्तों जब संजू को कविता बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है तो फिर इन दोनों की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो भी होना शुरू हो जाती है कॉलेज में। अब दोस्तों आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब प्यार शुरू होता है तो फिर जो ये पढ़ाई होता है उस पर से कहीं ना कहीं पूरा ध्यान ही हट जाता है। अब संजू ये बात ही भूल चुका था कि जो उसके पिता है वो उसके लिए दिन रात मेहनत करके बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन कराए है और अगर वो इस तरह से लड़कियों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा तो फिर शायद अब उसका आगे फ्यूचर कुछ नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि प्यार अंधा होता है और ये कभी भी हो जाता है और ये इंसान को पूरी तरह से कहीं ना कहीं पागल भी बना देता है। क्योंकि लड़के हो या चाहे लड़कियां, उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई से हटकर इस ओर आकर्षित हो जाता है, इस ओर चला जाता है और परिणाम ये होता है कि जो लड़का या जो लड़की बहुत आगे तक पढ़ सकते थे, ध्यान लगा सकते थे, अब उनका ध्यान ही भटक जाता है। और यही वजह थी दोस्तों कि अब संजू को धीरे धीरे पढ़ाई जो है वो कम होने लगा था। अब संजू को जब उस लड़की से बहुत ज्यादा गहरा प्रेम हो जाता है तो फिर उसका पढ़ाई से बिल्कुल ही ध्यान हट जाता है। और अब इस बात का संजू के पिता को तब पता चलता है कि जब संजू अपने घर पर रहता था और इस लड़की से बात करने से पहले वो अपनी पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहा था, जब वो इस लड़की से संपर्क में नहीं आता था। यानी कि जब भी उसको पिता देखते थे तो संजू पढ़ाई ही करता नजर आता रहा था। लेकिन जब से वो इसके रिश्ते में आया था तब से संजू जो है वो घर पर भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था और बस दिन भर ही मोबाइल में लगा रहता था। अब कहीं ना कहीं संजू के पिता के दिमाग में ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं शंका पैदा करती हैं कि ये जो लड़का है वो जरूर किसी गलत लाइन पर चला गया है। नहीं तो पहले जब भी मैं इसे देखता था इसके हाथों में उस वक्त किताब हुआ करती थी, लेकिन अब मैं जब भी इसे देखता हूँ तो इसके हाथों में हमेशा मोबाइल ही होता है। कई बार संजू के पिता ने उसे डांटा भी, समझाया भी, लेकिन संजू कुछ न कुछ बहाना बना करके अपने पापा को झूठी बातें बता दिया करता था। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि चाहे कोई कितनी ही होशियारी क्यों ना करे, ये चीजें जो है वो एक न एक दिन खुली आ जाती हैं और प्यार में भी कुछ ऐसा ही होता है। चाहे इसे कितना ही कोई छिपाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसका राज जो है वो खुल ही जाता है और आखिरकार यही चीज संजू के भी साथ होता है। अब जो संजू होता है वो कविता से रात के 9 बजे के आसपास का जब समय हो रहा था तो फिर वो उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। अब बातें कर रहा था दोस्तों तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो संजू के पिता होते हैं वो इनकी आवाजें जो है वो बातचीत की सुन लेते हैं और फिर जाकर के संजू के पिता को भी ये बात क्लियर पता चल जाती है कि वो किसी न किसी लड़की से बातचीत करता है। तो पिता उसका तुरंत आकर के दरवाजा खटखटाकर संजू से पूछने लगते हैं कि तुम इतनी रात गए किससे बात कर रहे थे। तो संजू कहता है कि कुछ नहीं पापा, मैं तो अपने मोबाइल में वीडियोस देख रहा था। तो शायद आपको उसी की आवाज सुनाई दी होगी। लेकिन दोस्तों संजू के पिता ने उसे पूरी तरह से देख लिया था
और जिसकी वजह से संजू के पापा को अब काफी ज्यादा अपने बेटे पर गुस्सा आने लगता है और फिर वो खींच कर अपने बेटे को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। और फिर जैसे ही थप्पड़ लगाया जाता है तो दोस्तों एक ही थप्पड़ में जो ये संजू की अकल होती है वो ठिकाने पर आ जाती है और फिर संजू जो है वो अपने पिता को सारी सच्चाई बता देता है। और तभी जो संजू के पापा होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात पसीने बहाता हूँ ताकि तुम्हें पढ़ा लिखा करके एक अच्छा इंसान बना सको, लेकिन तुम तो ऐसे मेरे मेहनत पर पानी फेर दोगे। तुमने थोड़ी भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पिता इतनी मेहनत करते हैं और तुम मेरे पीठ पीछे गुलछड़े उड़ाने लगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब संजू के पिता अपनी भावनाओं को जब अपने बेटे के सामने व्यक्त करते हैं और जब संजू अपने पापा की उस तरह की बात सुनने और समझने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं संजू को भी ये समझ में आ जाती है और ये बात जो है वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। और फिर क्या होता है कि संजू अपने पापा से कहता है कि पापा मैं आपसे अब वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अब कभी भी किसी भी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, बस अब की बार मुझे आप इस लास्ट बार मुझे आप माफ कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि संजू के पिता ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ये इतना ही कह रहा है तो इसे एक मौका तो देना ही चाहिए और उसे वो माफ भी कर देते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब दोस्तों यहाँ पर संजू अपने पिता से इस चीज का वादा कर लेता है कि अगर मुझसे ऐसी कभी गलती आपको मेरी देखने की मिले तो फिर आप मुझे इस घर से ही निकाल दीजिएगा। अब चाहे मेरे साथ जो सजा दोगे वो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अब ये गलती करूंगा ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर संजू के पिता कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं अब की बार तो तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा मुझे ये सब नहीं देखने को मिलना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जो ये संजू होता है वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान ले जाता है और जिस लड़की से ये बात किया करता था कविता से, उसे स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि दरअसल ये बात है और मेरे पापा मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनूंगा तभी जाकर के उनकी मेहनत रंग लाएगी और इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। यानी कि दोस्तों ये जो संजू होता है वो अपनी प्रेमिका को अपने जीवन से बिल्कुल ही हटा देता है। और फिर जो ये लड़की कविता थी वो भी कहीं ना कहीं समझदार थी, वो भी संजू की बात को समझती है, कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और उसके बाद दोस्तों संजू फिर से अपना पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर फोकस कर देता है। अब दोस्तों लगभग 1 साल तक वो कॉलेज में पढ़ाई करता है और फिर 1 साल का समय पूरा हो जाने के बाद ये लड़का जो है वो अब अपनी सरकारी जॉब की तैयारी करना शुरू कर देता है। अब संजू के साथ जितने भी लड़के थे जो इसके दोस्त थे वो जो है वो दिल्ली शहर में चले जाते हैं सरकारी जॉब की तैयारी करने के लिए। वहां पर काफी सारे कोचिंग्स हैं। तो फिर ये जो लड़का संजू होता है ये भी जाकर के अपने पापा से एक दिन कहता है कि पापा दरअसल मेरे जितने भी दोस्त है, जो भी लोग सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहते थे, वो सभी के सभी लड़के जो है वो दिल्ली जा चुके हैं, क्योंकि वहां पर कोचिंग की सुविधा बहुत अच्छी है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर है और इसी सुविधा की वजह से वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। और अगर आप चाहें और आप कहें तो मैं भी दिल्ली में जाकर के पढ़ाई करना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर जो संजू के पिता होते हैं ये सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ेगा तो हो सकेगा कि जल्दी ही चीजों को समझ जाए और ये कुछ बन जाए। तो फिर तभी संजू के पापा कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जितने पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात जरूर ध्यान रखना कि तुम्हें वहां पर सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ पर संजू अपने पिता से कहता है कि पापा आपको पता है ना कि मैं आपकी बातों को कभी भी टालता नहीं हूँ और मैं आपसे इस चीज का वादा भी करता हूँ कि मैं वहां पर जाकर के कुछ बनकर ही दिखाऊंगा, बस आप मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो संजू के पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, फिर मैं किसी से उधार ले लेता हूँ और उसके बाद तुम आराम से दिल्ली चले जाओ और वहां से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। अब दोस्तों जो संजू के पिता होते हैं वो अपने बेटे को कुछ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो एक रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं जो कि पैसे वाला था और उसके पास जाकर वो अपने बेटे की सारी कहानी बताते हैं और फिर वहीं से वो कुछ पैसे ब्याज पर लेता है। वो रिश्तेदार इसे ब्याज पर पैसे देता है और वो पैसे ला करके वो संजू को दे देता है। अब संजू जो है वो उन पैसों को लेकर के अपने दोस्त के साथ दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और फिर दिल्ली में जाने के बाद दोस्तों वहां पर ये जो लड़का है वो अपने लिए एक रूम भी किराए पर लेता है और अपने कई दोस्तों के साथ वहां पर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब संजू अपनी दिल्ली शहर में जाकर के पढ़ाई शुरू करता है तो फिर वहां पर भी संजू की जो मन था वो भटकता नहीं था। संजू के दिमाग में बस यही बात थी कि मेरे पापा ने मुझे बहुत मेहनत से यहाँ भेजा है, लोगों से कर्जा लेकर यहाँ भेजा है, तो मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे पापा के दिल को आहत हो। अब दोस्तों जब बात यही आती है तो फिर मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये संजू होता है वो पूरी तरीके से अपनी ही पढ़ाई पर फोकस करता है। हालांकि संजू के जो दोस्त थे वो कई बार उसका मन भटकाने की कोशिश करते थे,
कि इस तरीके से नौकरी नहीं लगेगी अगर तुमने लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो, क्योंकि जितने भी संजू को वहां पर दोस्त थे वहां पर सभी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन संजू ही सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो कि लड़कियों से दूर रहा करता था और बस अपनी पढ़ाई पर ही फोकस कर रहा था। अब दोस्तों ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीत रहा था और फिर क्या होता है कि जो ये संजू होता है अब दिल्ली में उसे रहते हुए लगभग पूरे पूरे 2 साल का वक्त भी बीत जाता है और फिर आखिर में एक तारीख ऐसी भी आ जाती है जिस तारीख पर दोस्तों 30 मार्च 2026 होता है। अब होता है क्या है दोस्तों कि उस समय शाम का समय होता है, लगभग रात के तकरीबन 8 ही बज चुके थे। तभी संजू अपने लिए खाना बना रहा था और तभी उसके फोन पर एक फोन आता है जो कि संजू के मामा का फोन होता है। अब दोस्तों जैसे ही संजू अपने मामा का फोन उठाता है, संजू जो है वो अपने मामा से बातचीत करने लगता है। तभी जो उसके मामा होते हैं वो उसे कहते हैं कि देख बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हारा जो बड़े भैया हैं उनकी शादी जो है वो तय हो चुकी है और उसकी शादी जो है वो अप्रैल में इस तारीख की है। तो मैं तुम्हें पहले इसीलिए बता दे रहा हूँ ताकि तुम उस टाइम पर इस चीज को आने के लिए ध्यान में रखना और तुम ऐसा करना है कि शादी से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा काम रहेगा तो मुझसे अकेले से तो हो नहीं पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब संजू अपने मामा की इस तरह की बातों को सुनता है तो संजू तो वैसे भी घर जाने की कई दिनों से सोच रहा था। तभी जो संजू होता है वो अपने मामा से कहता है कि मामा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं शादी के 10 दिन पहले ही वहां पर आ जाऊंगा और वहां का सारा छोटा मोटा काम संभाल लूंगा, आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब होता क्या है दोस्तों कि इतनी सारी बातें हो जाने के बाद ये जो लड़का संजू होता है फिर अपने मामा से बातचीत जो है वो कर लेता है। अब संजू को अपने मामा के बेटे की शादी की बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी और फिर ये लड़का तुरंत ही उसके बाद अपने पिता के पास फोन करता है और अपने पिता को बताता है कि पापा इस तरीके से जो मामा के लड़के हैं उनकी शादी तय हो चुकी है और मामा ने अभी बस मेरे कुछ देर पहले ही फोन किया था और उन्होंने मुझे यही बोला है कि मैं 10-15 दिन पहले ही उनके शादी पर उनके घर चला जाऊं ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि वो अकेले ये सब नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो संजू के पिता होते हैं वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो वैसे भी हमारे अपने ही है तो वहां तुम्हें जरूर जाना चाहिए और तुम ऐसा करना है कि शादी से अगर पहले ही वो तुम्हें बुला रहे तो तुम वहां चले जाना। और फिर दोस्तों संजू अपने पापा की इस बात को सुन करके बहुत खुश हो जाता है और फिर अपने पापा से बातचीत जो है वो करके तय कर लेता है। अब दोस्तों संजू को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो अपने मामा के घर पर शादी में जाने वाला है, वहां पर खूब एंजॉय करेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी ये बात जानते हैं कि जब चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, जब अपने घर को गांव को छोड़कर कहीं दूसरे शहर पर रह रहा होता है तो उसे अपने घर और अपने गांव की बहुत याद आती है। वहां पर उसके काफी सारी यादें उसे सताती है और फिर कहीं ना कहीं जो उसका मन है वो अपने गांव लौटने को जरूर करता है। अब जब बात शादी की आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है खुशी तो होनी ही थी और फिर दोस्तों वो 20-25 दिन का जो समय होता है वो कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अब उससे जाने के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, जल्दी थी और अब उसका जो पढ़ाई पर ध्यान था उससे ज्यादा ध्यान अब उसे गांव जाने को था। वो यही सोच रहा था कि कब वो तारीख आए और कब मैं गांव चला जाऊं मामा के घर पर। अब होता क्या है कि दोस्तों 20 अप्रैल को 2026 को ये जो लड़का होता है दिल्ली से सीधा ही वो अपने गांव की तरफ चल देता है, लेकिन संजू एक फैसला भी करता है कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि सीधे डायरेक्ट वो अपने मामा के ही घर पर जाएगा और फिर वो जो फैसला लेता है वो उसमें वो कामयाब भी होता है। अब ये जो लड़का संजू होता है ये अपने घर नहीं जाता है बल्कि ये जो लड़का होता है वो सीधा जो अपने मामा के घर होता है वहां पर चला जाता है और क्योंकि उसे बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि आज वो बहुत टाइम के बाद लगभग 2 साल के बाद गांव लौटा था, तो उसने यही सोचा था कि शादी के बाद जब वो वापस से दिल्ली जाएगा तो उस वक्त वो अपने पिता से मिल करके ही जाएगा। अब जाहिर सी बात है वो आया था तो बिना पिता से मिले तो जाता नहीं। और फिर क्या होता है दोस्तों कि जब ये संजू वहां पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो कि रिश्ते में इस लड़के की मौसी लगा करती थी और अगर जिसकी उम्र की बात की जाए तो दोस्तों लगभग उसकी उम्र जो थी वो 30 साल की उम्र होती है और जिस महिला का दोस्तों नाम जो है वो अनीता होता है। अब जब ये लड़का जब ये अपनी मौसी को काफी सालों के बाद जब पहली बार उन्हें देखता है तो फिर भी अपनी मौसी की खूबसूरती को देख करके ये उसका दीवाना हो जाता है और फिर अपने दिल और दिमाग में अपनी मौसी के प्रति गलत विचार जो है वो ले लेता है। लेकिन फिर भी संजू की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये लड़का जो है वो अपनी मौसी से कुछ कह सके और कुछ ऐसा वैसा उनके साथ काम भी कर सके। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो लड़का होता है वो अपने मामा के घर पर जाकर सबसे मुलाकात करता है, मिलता है और जो भी शादी में काम काज था, जो भी छोटे मोटे काम थे, उन सभी कामों में ये ज्यादा से ज्यादा दौड़ भाग किया करता था। अब दोस्तों काम करवाने के लिए वहां पर 2-3 व्यक्ति थे, एक तो संजू था और एक संजू की मौसी थी
जो कि यही दोनों जो है 10-15 दिन पहले ही मामा के घर पर पहुंच गए थे। तो दोस्तों घर का जो भी छोटा मोटा काम हुआ करता था, फिर ये जो संजू होता है ये अपनी मौसी के साथ मिलकर ही किया करता था। संजू और संजू की जो मौसी होती है, इन दोनों की जो बातें होती है वो कुछ ज्यादा ही इस वजह से होने लगी थी, क्योंकि जो भी ये लोग काम करते थे घर का वो एक ही साथ करते थे। अब इसी तरह से जब संजू ज्यादा समय अपनी मौसी के साथ बिताता है तो फिर ये जो लड़का होता है वो पूरी तरीके से अपनी मौसी के बारे में गलत चीजें जो है वो मन में सोच लेता है, और फिर पूरी तरीके से वो उनका दीवाना भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों फिर भी लड़के को मौका नहीं मिल पा रहा था, और डर की वजह से भी वो अपनी मौसी से कुछ ऐसी वैसी बातें तो नहीं किया करता था, हालांकि हंसी मजाक करते रहता था। अब दोस्तों जो ये संजू के मामा होते हैं वो भी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपने घर की समस्त चीजों को खर्चा करने के लिए उन्होंने कुछ बकरियां भी पाल रखी थी घर में। यानी कि जो संजू के मामा थे उन्होंने अपने पास लगभग 15-20 बकरियां भी पाल कर रखी हुई थी, और जिन्हें चराने के लिए वो खुद ही जंगल ले जाया करते थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि अब क्योंकि संजू के जो मामा थे वो शादी में इतना ज्यादा उसमें बिजी हो जाते हैं कि अब वो बकरियों को जंगल में ले नहीं जा पा रहे थे, और जिसकी वजह से होता क्या है कि अब बकरियां जो है वो घर में ही अंदर बंधी बंधी काफी ज्यादा भूखी रहती थी और चिल्लाने लगती थी। अब 1-1.5 दिन का समय तो ये लोग कैसे भी करके बिता लेते हैं। अब जो संजू का मामा होता है वो थोड़े बहुत अपनी बकरियों को अपने आसपास के खेतों में या आसपास जंगल में लेकर के चला जाया करता था। लेकिन जैसे ही शादी का दिन नजदीक आ जाता है तो फिर दोस्तों आप सभी को पता है कि संजू को मामा को ऐसे ही टाइम नहीं था, क्योंकि घर का जो सारा लोड है, जो सारा काम है, अब संजू के ही मामा के ऊपर डिपेंडेंट था। अब जो भी काम करना, बाहर से सामान लाना, सारा का सारा काम जो है वो उसके मामा ही कह रहे थे। आस पड़ोस के जो लोग थे वो इतना महत्व भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो संजू के मामा के आसपास के जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं वो लोग उनसे चिढ़ा करते थे, और इसीलिए उनकी मदद के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था। घर का जो भी छोटा मोटा काम था वो संजू और संजू की मौसी कर रहे थे, और बाहर से जो भी सामान खरीद कर सामान घर में लाना था वो सब उसके मामा ही ला रहे थे खरीद कर। और इसीलिए 2-3 दिन दोस्तों जो ये बकरी चराने वाला काम था ये तो संजू के मामा कर रहे थे। लेकिन जब 2-3 दिन का समय बीत जाता है और जब शादी का डेट बहुत नजदीक आ जाता है तो फिर दोस्तों 3-4 दिन के बाद जो संजू के मामा होते हैं वो अपने भांजे से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो कि कल सुबह बकरियों को लेकर के जंगल में चले जाओ, क्योंकि मुझे कल सामान लेने के लिए बाजार जाना है, और फिर मुझे शहर से आते आते शाम हो जाएगी, और अगर शाम तक ये बकरियां घर में बंधी रहेंगी तो शायद वो भूखी प्यासे ही मर जाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो लड़का संजू होता है फिर ये अपने मामा से कहता है कि मामा जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बकरियों को लेकर के जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ का जंगल नहीं जानता हूँ तो मैं लेकर कहाँ पर जाऊंगा, तो आप किसी को मेरे साथ जरूर भेज दीजिएगा ताकि मैं इन्हें सही जगह पर ले जा सकूं। यहाँ पर दोस्तों संजू के जो मामा होते हैं वो उससे कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ जो ये मौसी आई है उन्हीं को भेज दूंगा, तुम ही दोनों वहां पर चले जाना और फिर आराम से वहां पर 1-2 घंटा इनको चरा करके ले आना। अब जब संजू अपनी मौसी का नाम सुनता है अपने मामा के मुंह से तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर अपने मामा से कहता है कि मामा जी फिर तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं और मौसी दोनों रोजाना ही बकरियों को ले जाकर के चरा कर ले आएंगे जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती है। और ये बात सुनकर के उसके मामा भी खुश हो जाते हैं, और फिर वो जो रात है वो बहुत ही लंबी रात बन जाती है, क्योंकि दूसरे दिन संजू जो है वो अपने दिमाग में लगातार यही बातें सोच रहा था कि कब सुबह हो और कब वो और उसकी जो मौसी है वो जंगल में बकरियां चराने जाएंगे। अब क्या होता है कि दूसरे दिन का समय भी आ जाता है। सुबह के लगभग 9 बजे तक संजू और जो संजू की मौसी होती है और जो भी मामी वगैरह जो भी घर का छोटा मोटा काम था वो सारे काम को वो निपटा देते हैं, और फिर सारे काम काज करने के बाद संजू जो है वो मौसी से कहता है कि मौसी अब हम दोनों को बकरियों को लेकर जंगल चलना होगा, उन्हें चराने के लिए ले जाना होगा। तभी जो उसकी मौसी होती है कहे हाँ मुझे पता है भैया भी मुझसे कहे हैं तो मैं अभी थोड़ी देर में खाना खाकर चलती हूँ। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि संजू की मौसी को क्या पता था कि आगे जंगल में जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला था और वो आखिर देखने वाले क्या थे। अब होता क्या है कि जब सभी लोग खाना पीना खा लेते हैं तो फिर जो ये संजू और जो संजू की मौसी होते हैं ये दोनों ही अपनी सारी बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ चल देते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि संजू के मामा के घर से उस जंगल की दूरी जो थी वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, यानी कि 5 किलोमीटर दूर उसके घर से वो घर पर जंगल पड़ता था जहां पर बकरियां चरने जाया करती थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये संजू होता है वो अपनी मौसी के साथ उस जंगल में बकरियों को लेकर जाता है। अब संजू के दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि चाहे कैसे भी करके कुछ भी करके लेकिन आज मैं अपनी मौसी के साथ कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब दोस्तों वहां पर जंगल में जाने के बाद दोनों जाकर के सीधे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर बकरियों को खुला छोड़ देते हैं, चराने लगते हैं। अब दोस्तों जब सामने बैठे हुए अपनी मौसी को संजू अपनी मौसी को देखता है तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
और ये अपने आप को रोकने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि फिर भी संजू से रुका नहीं जा रहा था, और ना ही फिर संजू को इतनी हिम्मत भी हो पा रही थी कि वो अपनी मौसी से अकेले पाकर उससे कहे या उससे कुछ कहे, कुछ चाहे। लेकिन दोस्तों ऐसे ही करके 1-1.5 घंटे का समय बीत जाता है, और जब 1-1.5 घंटे का समय बीत जाता है तो फिर संजू जो है वो अब खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता है, और आखिरकार वो मौसी से डर से कुछ कह भी नहीं पाता है। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार क्यों ना, अगर मौसी से ये बात नहीं बन पा रही है तो फिर क्यों ना एक बकरी को पकड़ लेता हूँ और फिर वहीं पर उससे के साथ भड़ास निकाल लेता हूँ। और फिर ये लड़का क्या करता है कि अपनी मौसी को एक पेड़ के नीचे बैठाता है और कहता है कि मौसी मैं बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर के आता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ बैठा हुआ वहां से उठ करके वहां से चल देता है और फिर एक बकरी को पकड़ लेता है, और फिर सीधे उन्हें वो उस बकरी को उस जगह पर लेकर के जाता है जहां पर वहां कोई मौजूद ना हो। और उसकी मौसी जो थी वो आराम से अपनी जगह पर बैठी हुई सारी बकरियों को ध्यान से देखे जा रही थी। और फिर क्या होता है दोस्तों कि अब ये लड़का जो है वो उस चीज को लेता है और फिर सीधे झाड़ी के पीछे चला जाता है। अब जब दोस्तों वो उसे झाड़ी के पीछे ले जाता है और फिर वहां पर ले जाने के बाद जब वो उसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है, यानी कि जैसे इन चीजों की शुरुआत करता है तो फिर अचानक से जो वो बकरी होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जब ये आवाजें होती है दोस्तों, जब ये उसकी मौसी के कानों में पड़ती है, यानी कि जो संजू की मौसी बैठी हुई थी पेड़ के नीचे, और फिर वो ये सोचने लगती है कि ये आवाजें ऐसे कैसे बकरी आ रही है, लगता है कि किसी जानवर ने बकरी को पकड़ लिया होगा, पता नहीं ये संजू भी कहाँ चला गया। तो फिर जो उसकी मौसी होती है वो पेड़ के नीचे से उठ खड़ी होती है, और फिर जिस तरफ से उन्हें वो आवाजें सुनाई दे रही थी उसी तरफ उसकी मौसी जो है वो चली जाती है। अब उनकी मौसी को ये लगा कि शायद किसी जानवर ने बकरी पर अटैक कर दिया होगा और इसी वजह से बकरी जो है वो जान बचाने की चिल्ला रही थी। लेकिन उस संजू के मौसी को क्या पता था कि वहां पर कुछ और ही चल रहा है। अब जैसे ही संजू की मौसी उसकी आवाज सुन करके झाड़ी के पीछे जाती है और जो वो चीज देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों जो वो मौसी देखती है तो वो ये देखती है कि जो उसका बेटा है वो वहां पर गलत चीजें कर रहा है, गलत काम कर रहा है। अब दोस्तों कुछ पल तक तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाती है, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। लेकिन जब 5 से 10 मिनट तक मौसी कभी अविनीता ऐसे ही अपने बेटे को हरकतें करते हुए देखती है तो फिर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी गलत चीजें आना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हम किसी चीज को आंखों से अपने देखते हैं तो फिर कुछ देर के बाद ही हमारा दिमाग भी उसी चीज सोच में पड़ जाता है। और ठीक उसी तरह से जो ये अनीता थी उसका भी दिमाग कुछ इसी तरीके से संजू के ऊपर चला जाता है, और फिर जो ये अनीता है वो उसके बारे में अपने दिमाग में भी उल्टे सुल्टे ख्याल करना शुरू कर देती है, और फिर थोड़ी ही देर में वो संजू को आवाज भी दे देती है। अब जैसे ही संजू अपनी मौसी की आवाज को सुनता है तो फिर एकदम से ही अकबका जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो काफी ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसने काम भी ऐसा ही किया था, क्योंकि उसे वो रंगे हाथ पकड़ चुकी थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो संजू है वो उस काम को छोड़ता है और फिर मौसी से कहता है कि मौसी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब कुछ बस एक गलती से हुआ या अनजाने में हुआ है। अब यहाँ पर कुछ देर तक जो ये उसकी मौसी होती है वो उससे कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन फिर उसके बाद कहती है कि ये चीजें गलती से नहीं होती है, मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है, आखिर तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। फिर यहाँ पर जो संजू होता है वो अपनी मौसी से कुछ नहीं भी छिपाता है और फिर दिल की जो बात होती है वो सारी वो अनीता मौसी से बोल देता है कि इस तरीके से जब से मैंने आपको देखा है मुझसे रहा नहीं जाता है और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है। अब दोस्तों यहाँ पर तभी जो मौसी होती है वो कहती है कि मुझे भी पता था, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से ही मैं ये समझ गई थी कि तुम्हारे दिमाग में मेरे प्रति क्या चल रहा था, लेकिन मैं भी तुमसे शर्म की वजह से नहीं कह पा रही थी, लेकिन अब जब तुमने ही बोल दिया तो फिर मुझे अब क्या शर्म रह गई। और फिर आखिर में दोस्तों जो ये अनीता होती है वो संजू से कहती है कि ठीक है अब इसे छोड़ दो और तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम मेरे साथ कर लो। और फिर उसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों आप सभी को तो पता चल ही गया होगा, जब इतना उसे ऑफर मिला था वो कहाँ रुकने वाला था। और उसके बाद जो वो मौसी और जो बेटा होते हैं वहां पर कई घंटों तक दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं, और फिर इसके वजह से जो वो मौसी थी वो तो अपने आप को कंट्रोल कर जाती है, कहीं ना कहीं वो उससे जो है समय बिता लेती है, लेकिन जो वो चीज के साथ पहले करा था उसकी हालत खराब हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं जो है वो लोग अपना बेझिझक बिना किसी शर्म के बिना किसी डर के वो लोग ये सारा काम कर रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से एक संजू नाम के लड़के ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मौसी का प्यार पाने के लिए कुछ गलत रास्ता अपनाया, और इस गलत रास्ते की वजह से जो है वो उसकी जो मौसी थी कहीं जाकर उन्हें इस चीज को रोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था, डांटना फटकारना चाहिए था, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया कि वो उसका साथ देने लगे।
तो दोस्तों ये रही कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ऐसी कहानी के बारे में? इसमें गलती किसकी थी, संजू की या फिर उसकी मौसी अनीता की, या फिर दोनों ने ही गलती की थी? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।